अभिदस्टिफाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या है अभिदस्टिफाई क्लासेस, पढ़े और आगे बढ़े। तो आइए हम लोग चल चुके हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है। अच्छा, एक बार मुझे ये भी बता दो, क्या आप लोग के साइड में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ओपन है या नहीं ओपन है? आप लोगों के साइड में वैसे तो जरूरी नहीं है क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे भी जाती है, बट फिर भी बता दो मुझे, क्या आप लोग के साइड में रिकॉर्डिंग का सिस्टम ओपन है या फिर नहीं है? यस, ओपन है। अच्छा, यस, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। मैंने इधर से लॉक नहीं कर रखा है, पहले लॉक था अभी हटा दिया है। तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, तो सब पहले मुझे ये बताओ कि कोई बता सकता है कि ब्लड का हमारी बॉडी में रोल क्या क्या है? आखिर ब्लड हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, पर क्यों जरूरी है? क्या ये किसी ने पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड क्यों जरूरी है? इट्स फंक्शंस ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हाँ, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड की रिक्वायरमेंट तो होती है, पर वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा फंक्शन है जो ब्लड को करना पड़ता है। सबके लिए ब्लड, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है तभी गाड़ी चलती है, ऐसे बॉडी के लिए, बॉडी के हर पार्ट्स के लिए ब्लड का होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आखिर वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो ब्लड का फंक्शन है, मतलब जो अलग अलग पार्ट्स के लिए ब्लड के पास होना जरूरी है। यानी यू कहो आसान भाषा में, तो ब्लड का यूजेज किस तरीके से अलग अलग हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स करते हैं, ये हमें समझना है आज के लेक्चर में। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज, है ना, क्योंकि आज हमें समझ में आएगा कि यूजेज ऑफ ब्लड, है ना, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड। अच्छा, मैंने कुछ पूछा अभी कि आवाज जो है अभी ज्यादा अच्छे से सही आ रही है या फिर ईयरफोन की जो माइक थी उससे ज्यादा सही आ रही थी? मुझे एक बात का रिस्पॉन्स दो ताकि जो है मैं लेक्चर को आगे बढ़ाऊं। चलूं आगे? रिस्पॉन्स दो जल्दी से। इतना सा रिस्पांस देना है कि सर अभी की आवाज़ प्रॉपर है या पहले की आवाज़ प्रॉपर थी, जो भी है उसको रिस्पॉन्स। अच्छा, आज कुछ दिक्कत है क्या? बच्चों को रिस्पॉन्स देने में टाइम लग रहा है? बीच बीच में ना अपने आपसे ही थम्सअप वगैरह करते रहा करो कि आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, मैं भी ओके होगी स्पीड में। वो होता है ना, जब फॉर्म पकड़ लेता हूँ तो फिर चलता रहता हूँ, है ना, इस प्रकार से। हाँ, नो सर, मतलब आवाज़ नहीं क्लियर है क्या? रिया सिंह, मुझे बस इतना सा बता दो क्योंकि क्लियर है। अच्छा, चलो ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर लगा लिया। वैसे ये तो काफ़ी डिस्टेंस से भी आवाज़ क्लियर ही देता है, फिर थोड़ा सा और ऊपर लगा लिया। आवाज़ सही से नहीं आ रही है। अरे बच्चों देखो, डाउट क्लियर हो रहा है। मुझे बस एक बार बता दो, क्या आवाज़ अभी सही से जा रही है? भाई माइक लगाया है, इससे तो आवाज़ सही जाती है, हर बार इसी से क्लास लेता हूँ। यस सर। अभी मान लीजिए हो सकता है तुम्हारे साइड कुछ नेटवर्क वगैरह का इशूज हो, वापस से जाओ, लॉग आउट करके वापस से आओ, सब कुछ क्लियर पाओगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है। हम्म तो ब्लड, हमने समझना है कि ब्लड किस प्रकार से हमारी बॉडी में जरूरी है। तो मैं कहूँ अगर आपसे कि ब्लड का, अगर आपको, मैंने इसके पहले कुछ टॉपिक पढ़ा रखा था। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? अभी तक जो मैंने खत्म कर रखा है आप लोगों का, डाइजेशन सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम लोग बोलते थे, डाइजेशन। मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ रखा? डाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग पाचन तंत्र कहते थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बोलो बच्चों, पढ़ रखा है ना पुरानी लेक्चर्स में? एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा हम लोगों ने बेसिक से अच्छे से स्टार्ट करके खत्म भी किया है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है एक और, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ रखा है हम लोग? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, टाइप कर देता हूँ, रुक जाओ, इन सारी चीजों को मैं टाइप करके लिखता हूँ। हाँ, तो ये रहा, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। कौन सा? डाइजेशन। चलो आओ, मैं यहाँ पर
डाइजेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था। इसके बाद हम लोग को स्पेलिंग वगैरह थोड़ा मिस्टेक होगी, देखते रहना अपना। डाइजेशन के बाद हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रखा था। इसके बाद हम लोगों ने और एक पढ़ रखा है जिसका नाम हम लोगों है रेस्पायरेटरी, है ना, रेस्पायरेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये 3 सिस्टम को हम लोगों ने अच्छे से देख रखा है। तो अब बताता हूँ ब्लड का क्या काम है। ब्लड क्या करता है ना, इन तीनों को आपस में जोड़ता है। डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम। यानी ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम क्या करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन तीनों को यानी पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र को आपस में जोड़ता है। इसीलिए ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कनेक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू, है ना। याद रखना कि ब्लड को हम लोग कनेक्टिंग टिश्यूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन, एक्सक्रीटरी और रेस्पायरेटरी सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता है। सर ये कनेक्ट कैसे करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर ये अच्छा आप बता रहे हो ऐसा ऐसा होता है, बट ये कनेक्ट कैसे करता है, जरा ये मुझे बता दीजिए कि ये चीज होता कैसे है। अच्छा ठीक है बताता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं ये चीज को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा चीजें जो भी थी, ठीक है हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कनेक्ट कैसे होता है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो कह रहे हैं, तो हमारे शरीर में, शरीर का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पुराने लेक्चर्स में कि जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में एक स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का आप लोगों ने लेंथ बताना है मुझे अभी मैसेज करके कि इसका लेंथ कितना है, मैंने पुराने लेक्चर में बता रखा था। तो मैं अभी आगे चल रहा हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स दे दो अपना। मैं कह रहा हूँ जो हमारे शरीर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके चारों तरफ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता था। ये सारा चीज मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम भी दिखा रखा था, और किस तरीके से यहाँ से ये चीजें निकलती हैं, किस तरीके से एब्जॉर्बेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सभी तरफ के बाउंड्री से, ये भी चीजें मैंने दिखा रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्लड है जिसे हम लोग एक कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, ये वर्क कैसे करता है। मैं कह रहा हूँ हमारे शरीर के अंदर ना स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का एक चीज है जिसके चारों तरफ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। सर क्या एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी क्या एब्जॉर्ब किया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी आपने फूड इंग्रेडिएंट खाए थे ना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पचित खाद्य पदार्थ, है ना, हिंदी भी समझ लो, जिसे हम लोग क्योंकि यूट्यूब पे भी जाता है तो वहां पर ना बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ हमारे जो स्लाइड्स होती है उसे बाइलैंग्वेज लेके आने के लिए, और जो कुछ मेन वर्ड्स होते हैं उन्हें भी हिंदी और इंग्लिश में बताने के लिए। हालांकि मैं यहाँ पर डाइजेशन या एक्सक्रीटरी या रेस्पिरेटरी का हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बताया तो मैंने, ठीक है, बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अच्छा, तो मैं कहाँ पे था, मैं कह रहा हूँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके चारों तरफ एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जितना भी आप लोगों ने फूड इंग्रेडिएंट खाया था उसका जो है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू किया जाता है, सर ब्लड के ही थ्रू किया जाता है। ठीक है, आपको फंक्शन समझ में आया है एक। अच्छा, तो जो अवशोषित खाद्य पदार्थ हैं जो पूरे शरीर में गया ना, वो सर गया तो कैसे गया, यानी पूरे शरीर में वो जो आपने अगर मैं ये चीज कहूँ कि आपने जो फूड इंग्रेडिएंट खाया, तो ये पूरे शरीर में उस खाने का लगना कब माना जाएगा कि या कैसे माना जाएगा कि वो जो खाना आपने खाया जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ बताया है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सभी चीज जो इस खाने में है ना, उस खाने से आपके शरीर में कैसे लगता है। तो मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वो खाना पचते 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 जाता है और पचने के लिए मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के लिए जाता है, जहां पर ही क्या होते हैं, इन्हें ब्लड में भेज दिया जाता है। यानी ब्लड ये वहां से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से जो काम लायक चीजें होते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उन्हें जो है खींच लेता है, सक कर लेता है। खींचते खींचते, अच्छा, सर स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट एंड लार्ज इंटेस्टाइन 1 पॉइंट, बस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है रिया सिंह, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्ट, हाँ, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोगों ने खाना खाया, वो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर हमारी बॉडी में लग रहा है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से उस खाने में मौजूद जो भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं उनको सक करने का काम यही करता है, कौन,
ब्लड करता है और यहाँ से लेकर के क्या होता है, इसे हमारी पूरे बॉडी में डिलीवर कर दिया जाता है। जब भाई ब्लड पूरे बॉडी में टहल ही रहा है ना, आपकी यहाँ से लेकर के पैर के बिल्कुल पैर का जो अंगूठा है उसका भी अगर आप नाखून वाले पार्ट तक की बात करो, नाखून के नीचे वाले पार्ट तक की, वहां तक पूरा यानी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा आपके बॉडी में ब्लड है। और जब आपकी बॉडी में वो फूड इंग्रेडिएंट में मौजूद वो चीजें ब्लड ने ले ली जो शरीर को जरूरत थी, तो दैट मीन्स ये शरीर में ब्लड के थ्रू जो ये ब्लड टहल रहा है ना, बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ऊपर नीचे, इसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी और हम कहेंगे कि भाई साहब इस बंदे को खाना जो है लगता है। ठीक है, तो सर आप कहोगे इसका मतलब सर खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि खाने को तो बहुत कुछ खा लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में नहीं लगता, वो पतले ही सिंगल हड्डी के वैसे ही बने रहते हैं। और कुछ लोग को देखो आप खाना खाते हैं एकदम चौड़िया जाते हैं, बिल्कुल मोटी शरीर हो जाती है ना, तो मोटे पतले शब्द। कुछ लोग को तो आप कहोगे कि सर वो खाना खाते हैं लेकिन एकदम मतलब लेवल पे रहते हैं। तो भाई साहब बात है यहाँ पर मेंटेनेंस की, आप किस प्रकार से खाना खा रहे हो। जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं है ना, उनके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फैट, मैंने बताया था दो फैट इंटरनल, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस नहीं करना चाहता लेकिन बीच में आ गया तो समझा रहा हूँ। इंटरनल फैट, एक्सटर्नल फैट मैंने आप लोग को बताया था। तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल फैट होता है जिसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में हम जो खाना खाएं वो खाना अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वो इंटरनल फैट के रूप में इकट्ठा होकर के हमारी बॉडी में रहता है, उसे वेस्टेज रास्ते के थ्रू बाहर नहीं किया जाता क्योंकि शरीर जानती है कि ये इसके शरीर के लिए जरूरत है। तो उसके बावजूद जब हम लोग एक्स्ट्रा खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल फैट के रूप में इकट्ठा होता जाता है, जिससे बॉडी बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। बॉडी पतली होने की बात कर ले, जब बॉडी पतली होती है उसके केस में क्या होता है भाई साहब, आपने तो खाना खाया लेकिन आपको चाहिए थी कार्बोहाइड्रेट, आप अब खा रहे हो प्रोटीन, है ना, या आपको चाहिए था फैट तो आप ले रहे हो प्रोटीन। तो देखिए जो चीज आपको चाहिए थी वो चीज तो आप खा ही नहीं रहे हो, जो चीज नहीं चाहिए थी वही चीज आप ज्यादा खाए जाओ, ज्यादा खाए जाओ, फिर कह रहे हो भाई साहब इन्होंने दाल इतनी पी रखी, इतनी दाल पी रखी, डेली दाल पीता हूँ लेकिन भाई साहब लगता ही नहीं है। तो भाई साहब जब आपके शरीर में उसकी कमी नहीं है आप फिर भी उस चीज को ले रहे हो और एक्चुअल में जो चीज कमी है उसे आप नहीं ले रहे हो। अगर मैं सिंपल भाषा में इस चीज को समझाऊं तो शरीर में जो न्यूट्रिशंस होता है उन न्यूट्रिशंस का एक सबको जितना अमाउंट में चाहिए, है ना, न्यूट्रिशंस कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, है ना, इतनी चीजें जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में आपको अगर मिलता रहे तब आपकी शरीर जो बीच का मैंने बताया लेवल वाला ना उस पर चलता रहेगा। अगर ये कम हो गया तो भी इनमें से कोई भी एक अगर कम हो गया तो भी शरीर बीमार पड़ जाएगी, ज्यादा हो गया तो भी आपको फैट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम में होता था तो मैंने कहा कि वो आदमी पतला हो जाएगा जिसे जो चाहिए वो ना खा करके कुछ और खाएगा। और जनरली लोग कहते हैं कि भाई साहब हमार बटवा जो बना है ये तो बहुत ढेर कुल्ले जो खनवा खाते तब वो ना होता, घर वाले नहीं कहते हैं, भाई बहन या फिर आसपास के लोग भी कहते हैं या दोस्त वगैरह कहते हैं ऐसे ना कि तो हमारे दोस्तों उन्होंने बहुत खाना खाता है लेकिन तब वो एक शरीर में लागत है। मतलब यही है कि उसको जो चीज एक्चुअल में चाहिए वो चीज उसे नहीं मिल रही है तो कहाँ से लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मोटा पतला मिडिल सब समझ में आया। बोलो इतना चीज समझ में आया, थम्स अप कर दो एक बार अगर आ गया हो तो मैंने बताया जो ब्लड है ना, ब्लड क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो भी इंग्रेडिएंट जाता है उस इंग्रेडिएंट्स में से जो जरूरी चीजें होती हैं उन जरूरी चीजों को ये क्या कर लेता है, सक कर लेता है और हमारे बॉडी के सभी जगह पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिलीवर कर देता है। ये बात आई। अब ब्लड इस खाद्य पदार्थ को देखो, डाइजेशन का बात समझ में आया, डाइजेशन से क्या हुआ, उसने शक किया, शक करके अब क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, उत्सर्जन तंत्र, यानी अब ब्लड क्या करेगा, उस खाद्य पदार्थ को लेगा और जब भाई इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड में पहुंचा, ब्लड उसे लेकर के जा रहा है और रास्ते में जो मिल गया जिसकी जरूरत थी, मतलब जिसे देना था उसको तो देगा ना, ऐसा थोड़ी है कि उसको भाई तुम रुके रहो मैं निकल रहा हूँ आगे, ऐसा नहीं है। आपने उसको लिया है, आप एक क्या हो, आप ट्रांसपोर्टिंग के तरीके से काम कर रहे हो, जिसका जहां सामान था ईमानदारी के साथ वहां पहुंचा देना है, एक भी परसेंट बेईमानी नहीं करना है।
तो अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें निकल करके, यानी कौन चीजें, न्यूट्रिशंस लेकर के ये ब्लड चलने लग गया, रास्ते में मिल गया इसे सेल। अब भाई साहब इसने क्या करना था, उस सेल को चीजें देनी थी, तो सेल को दे दिया, ले भाई अब तू संभाल, तेरा काम है ना। तो सेल को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे क्या होगा, सेल इसे क्या करेगा, उसमें से जो उसके काम की, सेल भी बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, समझ रहे हैं ना, है ना। तो सेल भी क्या था, जो उसके काम लायक चीजें थी ना, सेल उसे ले लिया। और जो काम लायक चीजें नहीं थी, कौन सी काम लायक चीजें नहीं थी ये भी बताऊं आपको। तो काम लायक चीजें नहीं थी, उनमें से आपको मैं दिखाऊं, अगर भाई साहब पेन मिल जाओ, जल्दी से मिल जाओ, इतना टाइम वेस्ट ना किया करो, मिल जाओ यार, कहाँ है। ओहो गायब हो जाता है। ओ गड़बड़ा गया। फ्लो रुक जाता है, मजा नहीं आता है, क्या बात है, रुक जाओ मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, तो कैसे नहीं मिलेगा ये, हैं। हाँ मिल गया, देखो क्या बात है, अभिश्री है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि सेल ने उस न्यूट्रिशंस में से जो चीज उसे चाहिए था वो चीज तो उसने ले लिया, लेकिन कुछ चीजें थी जो उसे नहीं चाहिए थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था, यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, देखो हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है अच्छे से। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया किसमें आ रहा है भाई साहब, एक्सक्रीटरी के अंदर पढ़ रहे हैं। डाइजेशन में क्या हुआ, डाइजेशन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व था। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकला था, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड, है ना, ब्लड में क्या गया था, न्यूट्रिशंस गया था। नहीं, एक बार रिकॉल करते रहो, ब्लड में न्यूट्रिशंस गया, इस न्यूट्रिशंस को लेकर के कहाँ पहुंचा गया, सेल के पास पहुंचा गया। कहाँ पहुंचा गया, सेल के पास। सेल उसमें से चीजें निकाल करके क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेल क्या किया, चीजें निकाल करके अपना रख लिया, और जो काम लायक चीजें नहीं थी उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में, यानी उत्सर्जन तंत्र के अंदर में, उसे हम लोग पढ़ते हैं, उसे क्या करना, सेल के काम लायक जो चीजें नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, ये क्या कर रहेगा, अब भाई साहब इसे उठा करके बाहर ये फेंक देगा। तो क्या हुआ, इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड ने अपने पास लिया, ठीक है, और कह रहे हैं इसे मैं बाहर अच्छा, ब्लड के अंदर में देखो जितना काम लायक चीज था, कौन सा चीज था काम लायक, न्यूट्रिशंस था, उसने उसे सेल ने अपने में रख लिया। इसके बाद ब्लड के अंदर में ही कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया भी साथ में चल रहा था। अब ब्लड बेचारा उसका क्या करे, तो ब्लड पहुंचा इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद। देखो एक बार शुरू से रिकॉल कर रहे रहो, डाइजेशन में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशंस निकला, वो न्यूट्रिशंस क्या हुआ, ब्लड में, ब्लड के थ्रू शरीर में टहलने लग गया, टहलते टहलते सेल के पास पहुंचा, सेल के काम की लायक जो चीज थी सेल ने वहां से एब्जॉर्ब कर लिया, जो काम की लायक चीजें नहीं थी उसे ब्लड में ही छोड़ दिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। अब क्या करेगी ब्लड, भाई साहब उसके पास अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया था, सेल ने लेने से मना कर दिया। तो अब ये करते करते कहाँ पहुंचेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास पहुंचेगी। आप जरा देखो, अभी अभी मत देखो, अभी सुनते रहो तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, तो अब क्या हुआ, ब्लड क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को लेगा और रेस्पिरेटरी, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र, इससे बोलेगा भाई साहब तू अपने फेफड़े के दौरान ना इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दे, ले बाहर कर दिया, है ना। ऐसा ही तो फेफड़े के थ्रू हम सांस को बाहर करते हैं, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो मैंने भी कर दिया इस काम को, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या किया गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया गया। भाई साहब अभी भी बच गई यूरिया, इसका क्या करोगे जनाब, तो यूरिया का भी हम लोग कुछ ना कुछ हिसाब किताब कर ही देते हैं। इसी प्रकार से शरीर में, इसी प्रकार से यूरिया को भी ब्लड ने अपने साथ लिया था। अब क्या कर रहे हैं, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास पहुंच गया, जहां पर आपको मैंने पढ़ाया था नेफ्रॉन, किडनी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया था ना, उसके थ्रू इस यूरिया को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, उस यूरिया को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। पोषण पहुंचाने का काम, अगर आप अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको इस कनेक्टिंग शब्द का मतलब समझ में अच्छे से आया होगा कि ये ब्लड जो है एक क्या है, कनेक्टिंग टिश्यूज है। आपने देखा किस प्रकार से डाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ ब्लड, फिर एक्सक्रीटरी में, फिर रेस्पिरेटरी में, सब जगह ब्लड का इन्वॉल्वेशन था, और ब्लड ही था
जो चीजों को कैरी कर रहा था, कैरी करते करते भाई साहब इधर से उधर, इधर से उधर, इन बेचारे का अंदर में कुछ लेना देना नहीं है कि ये भी कुछ शरीर में कुछ योगदान देते हो कि चल भाई तेरे शरीर में ज्यादा ब्लड है, जो है तुझे भूख कम लगेगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। भूख तो इनने लगनी है, न्यूट्रिशन इनने बाहर से लेने हैं, तो ब्लड का काम शरीर में बस इतना सा है। क्या 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 काम है बताओ जल्दी से? चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब बस इतना सा काम नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर शरीर में ब्लड की कमी हो जाए ना तो ये मामला सब रुक जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम लॉकडाउन पीरियड में रुक गई थी, कितनी सारी दिक्कतें आ रही थी, हम लोगों का खुद प्रोडक्ट सा होता था। जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग ऑर्डर करते थे, है ना, हम लोगों का डेली जो है कुछ नहीं तो 15-5 ऐसे ऐसे जो है हम लोग का जो है सामान वामान आता है, थोड़ा सा ऑफिस का वर्क है तो इसमें सामान मंगाया जाता है। अब यहाँ पर कस्टमर का जो है डिलीवर करने का जो चारों लोग यहाँ पर आकर पूछते थे भाई साहब सामान आया कि नहीं आया, मैंने कहा लॉकडाउन है, सामान अभी बाहर ही फंसा है, नहीं आया। तो काफी दिन तक जो काम 2 से 3 दिन में होता था, यहाँ पर 10 से 15 दिन लग जा रहे थे सामान को आने ले जाने में, है ना। अगर वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे डेली लाइफ में भी रुक जाए तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, और ये तो शरीर के इंटरनल पार्ट्स की बात है, ये शरीर के अंदर रुक जाएगा तो फिर ऐसा राम नाम सत्य है। अच्छा अच्छा, और अभी तक हम लोगों ने जो देखा, अगर मैं इसको एक बार सबसे अभी इसका सबसे मेन काम जो है ब्लड का वही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले सुनिए। पोषण पहुंचाने का काम कर दिया, यानी ब्लड ने क्या किया, खाना जो हमने खाया था उस खाने से मिलने वाले न्यूट्रिशंस का काम ब्लड ने कर दिया। इतनी बात है। इसके बाद सर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है अभी मालवीय, सर क्या हो गया है? सब कुछ तो ओके है? तो एक बार अभी मालवीय के सिवा और भी लोग मुझे यहाँ पर मैसेज करके जल्दी बताओ कि सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह जा रही है, क्योंकि मैं हूँ फ्लो में और रुकना नहीं चाहता। एक बार मुझे बता दो सब कुछ क्लियर है? हैं? यस सर, यस सर, सब कुछ क्लियर है। अभी मालवीय हो सकता है तुम्हारे उधर नेटवर्क की इश्यूज हो, बहुत होता है ये चीज, हम लोग की क्लास में पहले बहुत हुआ करता था। बहरहाल जब से 12 बजे कर दिया हूँ, पहले 8 बजे रात में था, अब सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो एक बार देख लो, कहीं बाहर निकल जाओ या और कहीं चले जाओ, धूप में मत जाना, बीमार हो जाओगे, और कहीं चले जाओ जहाँ छाए वगैरह हो, थोड़ा सा रूम ओपन टाइप का हो, चले जाओ, चलेगा सब कुछ, है ना। बंद करके फिर से चालू कर लो, चलेगा। अच्छा, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि देखिए शरीर ने, ब्लड ने क्या क्या काम किया। पोषण पहुंचाने का काम कर दिया, भाई साहब कर दिया। उत्सर्जन तंत्र को जोड़ने का काम कर दिया, भाई साहब कर दिया। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम कर दिया, यूरिन को बाहर भी निकालने का काम कर दिया, भाई साहब कर दिया। इसके बाद इसका एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है ना, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स। लिख लेना अपनी डायरी में, ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। जी सर जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जी बताइए सर कौन सी ग्लैंड्स? मैंने बताया था आप लोगों को, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, हमारे शरीर में 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और अगर मैं उनमें से एंडोक्राइन जो है ग्लैंड्स की बात करूं, तो इसकी जो सबसे खास बात है वो क्या है कि ये अपने से भी जो भी माल मसाला बनाती है ना, उसको बिना पाइप के ही, वाह वाह, आज तो 10 मिनट बचे हैं और यहाँ पर मेरा टॉपिक हो गया है खत्म। छोटा छोटा टॉपिक लेके आऊंगा, लेकिन मजेदार लेके आऊंगा और मजे से समझाऊंगा, यही मैंने सोचा है, इसलिए अब पहले के जैसे कंपैरिजन में टॉपिक को मैंने कम कर दिया है। तो लास्ट पॉइंट है एंडोक्राइन, कह रहे हैं इसका सबसे मजेदार बात यह है, सबसे अगर खास बात, इसकी खासियत की बात करी जाए तो ये क्या है, जो भी माल मसाला ये खुद भी बनाता है, कौन? एंडोक्राइन जो खुद भी बनाता है ना, ये क्या करता है, उसको बिना पाइप के डायरेक्ट ही ब्लड को दे देता है कि ले ब्लड, अब तू इसे संभाल, मैं तो चल रहा, टट्टा बाय बाय सी यू, है ना। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, जिसमें से एंडोक्राइन का ये काम है कि वो खुद से भी जो भी माल मसाला अब शरीर के लिए बनाएगा। भाई माल मसाला क्या है, शरीर में जो चीज जरूरत होती है वही चीज तो शरीर के अंदर बनेगी। तो एंडोक्राइन नाम का ग्लैंड जो था, इन्होंने जो चीज भी बनाया ना, इन्होंने बिना पाइप का यूज करते हुए
डायरेक्टली क्या हुआ, ब्लड को सौंप दिया भाई साहब। अब ब्लड आप तो क्या करते हो, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आप ही के पास है, आप ही इस काम को बेहतर तरीके से करते हो। इसलिए लीजिए आप ये माया द्वारा बनाया गया इस मटेरियल को, जो शरीर को बहुत ही जरूरी है। तो जिन जिन लोगों को ये चीज की आवश्यकता होगी, आप जब जाते जाना उन उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना। ये आपका काम है, इसे आप कर देना। हमारा काम था बनाना, हमने बना दिया, अब आप इसे लो और चलते बनो। चलो अच्छा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी तक, सिर्फ एक पॉइंट समझाया। सर इतना सब आपने बताया, इतना बड़ा सा हमारा नोट्स बन के तैयार हो गया, आप करो सिर्फ एक बात समझाया। जी हाँ, मैंने आपको सिर्फ एक बात, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज, यही तो समझाया अभी तक। तो इसीलिए कह रहे हैं ब्लड को बनाने वाले सर वो कंपोनेंट क्या है, कौन सी वो मेन मेन चीजें हैं जो ब्लड को मिलकर के बनाते हैं। तो आपके सामने पूरा दिख रहा है, ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लिम्फ जिसे हिंदी में हम लोग लसीका बोलते हैं, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। आपने इनमें से सबको सुन रखा होगा सिवाय शायद एक के, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। और अगर सुना भी होगा तो ये नहीं होगा कि ये ब्लड के ही फॉर्मेशन में योगदान देते हैं। शायद आई एम राइट, अगर राइट हो तो बताओ कि लिम्फ को क्या आप लोग को पता था कि ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड में ही काउंट होता है, या फिर इसका नाम ऑलरेडी सुन रखा था, ऐसा कुछ है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड होता है ना, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक मिनट मैं चैट पढ़ूं। हाँ नो सर, अच्छा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ से पेन उठाता हूँ और एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वाइट पेज उठाता हूँ, जिस पर मुझे कुछ चीजें आज लिख लिख करके, लिखने वाली चीजें ज्यादा हैं, है ना। तो सर जी अच्छा आओ, यहीं पर नीचे मैं लिख देता हूँ। काट करके वापस पीपीटी पे जाना पड़ेगा, तो रहने दो, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, है ना। चीजें जो है यहीं पर मैं लिख देता हूँ साफ साफ, जिसे दिखाइए। देखो नीचे में थोड़ा सा ना, तो आओ जहाँ पर हम समझते हैं ब्लड को बनाने के लिए जो कंपोनेंट मेन मेन है, उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये बी विजिबल होगा, देखो ब्लड, बी फॉर ब्लड। अब देखिए ब्लड को बनाने के लिए दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या। पहला है आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, इसको तो मैं लिख के देता हूँ, प्लाज्मा, समझते रहना, प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, कार्पल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CAR, कार, PUSCLE, ठीक है, इसको समझते रहना। ठीक है, तो कार्पल्स, इसको मैं रिमूव करके उससे लिख देता हूँ टाइप करके, है ना। चलो टाइपिंग वाला ही सिस्टम सही रहता है, ऐसे मजा नहीं आता है ना। ठीक है आ जाओ, तो आ जाओ, यहाँ पर रहा आपके सामने ब्लड। अब तो सब कुछ सही होता होगा, ठीक है। ब्लड में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यानी ब्लड के फॉर्मेशन के लिए दो चीज, पहला है क्या, प्लाज्मा, ठीक है। एंड दूसरा अगर मैं आपको इसमें कहूँ, तो दूसरा आपको यहाँ पर चलेगा इम्पोर्टेंट जो है, वो है आपका कार्पल्स, CARPUSCLE, है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, जो प्लाज्मा है आपका ना, ये आपको आपके ब्लड के फॉर्मेशन में 60% तक होता है, 60% तक, जी हाँ। और जो आपका बचा हुआ 40% पार्ट है, वो आपका किस में जाता है, कार्पल्स में जाता है, 40% पार्ट, ठीक है। यानी अच्छा, प्लाज्मा का सर रोल क्या है, तो देखिए अभी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज स्लाइड में दिखाई देती होगी, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, थर्ड नंबर पे आता है प्लाज्मा। तो सर देखिए, प्लाज्मा को आप एक साइड करो, बाकी हुई बची हुई चीजों को एक साइड करो। कौन कौन चीजों को, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये जो नीचे में आपको दिखाई दे रही है RBC, WBC यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सब आपका किस में जाता है, कार्पल्स में जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 40% जो 60% जो प्लाज्मा है ना, इसमें क्या होता है सर, इसमें जो है ये आपके ब्लड को लिक्विड, मतलब ब्लड जो आपको दिखाई देता है कि ये लिक्विड है ना,
इसके लिए योगदान देता है। 60% जो है ये प्लाज्मा किस लिए वर्किंग में आता है, ब्लड को लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, कि ब्लड जो है भाई साहब वो लिक्विड में ही रहे, लिक्विड के जैसा रहे, ये जो है गट्ठा ना बने, सूखा ना हो, सॉलिड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ब्लड को बेसिकली प्लाज्मा का काम है लिक्विड प्रदान करना। अच्छा, इतनी चीजें हमने देख ली। फिर सर इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है 40% वाला हिस्सा, क्या आप उसे भी डिटेल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो आइए 40% वाले हिस्से को भी समझते हैं यहाँ पर, उसमें क्या क्या है। तो देखिए आरबीसी, आरबीसी जैसा कि आपने देखा। इसके बाद आपका आता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्लेटलेट्स, ठीक है, नीचे में आ गया है। अच्छा एक मिनट, इसको सीरीज खींच देता हूँ, ठीक है। प्लेटलेट्स ये चीजें हैं आपका। आरबीसी को अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, देखिए ये तो नॉर्मल समझने की लैंग्वेज है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। लेकिन अगर मैं कहूँ इसको एक दूसरी लैंग्वेज में, मतलब बायो की भाषा में, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और लिख लेना इस चीजों को बायो की, क्योंकि हर चीज टाइप करूं तो वो मजा नहीं आता है ना, समझते रहो लिखते रहो। आरबीसी को हम लोग अगर बायो की लैंग्वेज में कहें तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। फिर हम लोग प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। लिख लिया? बोलो, कॉपी में नोट डाउन हो गया? आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और थ्रम्बोसाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। इतनी बातें हो गई। अच्छा, आरबीसी जो है ना, आपको पता है कि एक जो इंसान होता है, उस इंसान के अंदर, यानी जो स्वस्थ इंसान होता है, उस इंसान के अंदर में आपको आरबीसी 50 लाख, है ना, आरबीसी होते हैं। 50 लाख, जी हाँ सही बता रहा हूँ, 50 लाख तक आपके आरबीसी बॉडी में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको और मैं अगर कहूँ, इनको तो पहले मैं खिसका दूँ क्योंकि लिखने में फिर जो है दिक्कत ना आए। इसके बाद जो आपका ये है कौन सा, डब्ल्यूबीसी, ये आपके बॉडी में 10,000 के बराबर होता है। 10K मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, 10K के बराबर ये होता है डब्ल्यूबीसी। इसके बाद आती है बात प्लेटलेट्स की, तो ये आपके शरीर में 2 लाख होता है, ठीक है, 2 लैक्स, गैप कर दूं 2, ठीक है। चलो इतनी चीजें हो गई आपके शरीर में। 50 लाख कहने का मतलब आपको कई सारी बुकों में मिलता है ये क्या, 5 मिलियन, जी हाँ, ये आपको मिलता है बहुत सारी बुकों में 5 मिलियन। तो 5M लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज है ये, ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। तो ये 5 मिलियन है, जो आपका 50 लाख, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो है 5 मिलियन है, जो आपका 50 लाख आरबीसी है वो आपके बॉडी में रहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है आपके 10,000 रहते हैं। प्लेटलेट्स जो है आपके 2 लाख होते हैं बॉडी के शरीर में, है ना, बॉडी के शरीर में कह रहा हूँ, बॉडी में। इसके बाद मैं कह रहा हूँ जो आरबीसी है ना, देखो ये सारी चीजें आपको स्लाइड में लिखी हुई मिल जाएगी। मेरा मेन मोटिव होता है आपको समझाना, और समझाने वाले के कॉन्सेप्ट में अगर मैं चलूँ तो अभी बहुत सारी चीजें हैं अंदर में समझना, क्या है वर्किंग ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सारी चीजों को समझाना जो है मेरा मेन मुद्दा होता है। फिलहाल के लिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमेशा आपसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोग भी आपसे, कोई थोड़ा बायो पढ़ा लिखा है तो वो अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, भाई साहब आरबीसी का फुल फॉर्म बता दो। यही करते हैं भाई साहब, सब मुझे पता है ना, यही करते हैं, आरबीसी का फुल फॉर्म बता दो, क्योंकि उनके अलावा उनको जो है और नॉलेज होता ही नहीं है बायो के बारे में। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स काम क्या है भाई, ये बता दो, ये आप बताओगे काम क्या है, ठीक है। तो आओ चलते हैं, पहले इनको हम देखते हैं। आरबीसी जो है ये कितना दिन तक जिंदा रहता है, तो इसका जो है डे लाइफ है 2120 डे है, किसका, आरबीसी का। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या है, 4 दिन के लिए आपके शरीर में बनता है, उसके बाद मर जाता है, मात्र 4 दिन के लिए, जी हाँ सर। इसके बाद आपकी हम बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की। तो इसका जीवन चक्र है आपका 7 दिन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको मैंने नीचे लिख के दिया। एक बार मुझे ये चीज तो बता दो कि जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को विजिबल हो रहे हैं ना, जो मैंने यहाँ पर टाइप किया ये विजिबल है? चलो ठीक है। अच्छा,
तो ये चीज़ें थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि हमारे बॉडी में जो है आरबीसी वो 50 लाख, जिसे हम बोलते हैं 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 10,000, जिसे और प्लेटलेट्स हमारा है 2 लाख। इतनी सारी संख्या हमारा जो कभी इंसान को बुखार हो जाता है या फिर टाइफाइड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं कम हो जाते हैं। कहते हैं जनरली बॉडी में तो हम लोग जो देखते हैं, हम लोगों को डाटा एक पता होता है कि 1.5 लाख से 2 लाख, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है 2 लाख। अगर प्लेटलेट्स कम होता है तो आपको दिक्कत होती है, प्लेटलेट ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। टाइफाइड के केस में आपको प्लेटलेट्स कम होता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपका लाख के अंदर में प्लेटलेट्स आ गया तो वो फिर दिक्कत कर जाता है। अच्छा, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। इसका आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी ले ही लेता हूँ। चलो ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या है सर, देखिए इस कहने का मतलब अगर हम देखें कि जो सेल वाला मतलब जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, तो सेल वाला और प्लाज्मा वाला कंपोनेंट ना, हाँ इन दोनों के बारे में तो हमें जरूर पता होना चाहिए। यानी सेल वाला कौन, ब्लड सेल्स वाला, और प्लाज्मा, इन दोनों के बारे में हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट में चलते हैं, सबसे पहले ब्लड सेल में चलते हैं। तो ब्लड सेल्स में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो चीजें। इन चीजों को अब मैं मिटा दूं जो मैंने लिखा है नीचे में, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो, बाकी मैं मिटा देता हूँ, अन्यथा यूट्यूब पर तो मिल ही जाता है। चल, तो यहाँ पर देखो, तो आओ यहाँ पर देख रहे हैं क्या, हमने अभी तक देखा कि कितना परसेंट हमारे बॉडी में क्या क्या मिलता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब किसके पार्ट्स हैं, कॉर्पिकल्स के हैं। और उसके बाद जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड को लिक्विडिटी प्रदान करता है। आरबीसी का टाइम लाइन 120 डेज है, डब्ल्यूबीसी का टाइम लाइन 4 डेज है, प्लेटलेट्स का टाइम लाइन 7 डेज है। इतनी सारी, 1 मिनट। अरे सर ऑनलाइन क्लास में हूँ अभी, ऑनलाइन क्लास में हूँ सर। अच्छा, एक बार मुझे बता दो कि सब कुछ क्लियर, आवाज सब कुछ सही है। वो एक लोग का कॉल आ गया था, सब सही है? जल्दी से मैसेज करो, आवाज वगैरह सब जा रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी करो, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ सब सही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड सेल्स क्या थे, किनके क्या फंक्शन थे। प्लाज्मा ब्लड को प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड को लिक्विडिटी प्रदान करता है ना। और अब मैं कह रहा हूँ ब्लड को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को, कौन सी चीजों को, एक तो सेल वाले पोर्शन को और एक प्लाज्मा वाले पोर्शन को काफी अच्छे से समझना होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ एक बात, टॉपिक एक वीडियो में नहीं खत्म होगा आज का टॉपिक, और इंटरेस्टेड भी है, इसलिए आज तो 2 क्लास चलेगी, ठीक है। तो नेट वगैरह थोड़ा ध्यान देना अपना, नहीं भी चलेगी तो मैं बोल दूंगा, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड तो होना ही है। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, सेल वाला पार्ट, कहने का मतलब ब्लड सेल्स, और दूसरा कौन सा है, प्लाज्मा। ये दो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या है, ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स में आपको दिख रहा है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। आइए यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है क्या चीज, कि सर स्टडी है ना, किस चीज की स्टडी, ये देखिए स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसको भी ध्यान समझ लीजिएगा, हेमेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में पढ़ने को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके शरीर में 4.7 टू 5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके शरीर में 4.7 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। सर कैसे पता चला ये चीज कि इतना ही ब्लड होता है? तो देखिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान है जिसका वेट है 60 kg ना,
अगर कोई इंसान है जिसका वेट है 60 केजी, तो उसके शरीर का 8% क्या पाया जाता है, 8% उसके शरीर का क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। शरीर कितनी भी हो, 60%, 60 केजी की हो, 30 केजी की हो, कुछ भी हो, उसके शरीर का 8% तक क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमें ऐसे पता है। अच्छा, इसके बाद और कुछ सर? हाँ, तो हम यहाँ पर चल रहे हैं अब किसमें, रेड ब्लड सेल्स में। कह रहे हैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, यानी रेड ब्लड और प्लेटलेट्स और जो है प्लाज्मा एंड लिम्स, इन सब से मिलकर के आपका तो क्या बना हुआ है, ब्लड बन करके आता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आइए इसके बारे में चलते हैं थोड़ा डिटेल में। हाँ, ये रहा। अब एक एक करके स्लाइड स्लाइड में इसके बारे में हम लोग जो है पॉइंट पॉइंट से पढ़ते हैं। तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स आर द बाई कॉनकेव। सर ये क्या है, बाई कॉनकेव क्या होता है? सर पहले तो यही समझो, बाई कॉनकेव कहने का मतलब जो है, इनका जो शेप होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, वो लेंस आपने देखा होगा ना, कुछ इस प्रकार से होता है इनका जो शेप होता है। मतलब अगर आप ऐसे देखो, एक गोल गोल सा अगर आप देखो ऐसे, जब आप देखोगे तो यहाँ पर ना ऐसे हल्का सा गड्ढा नुमा होता है, इधर से भी और इधर से भी, और कोई चीज ऐसे गोल है, समझो कि वो गोल है, तो देखो शेप बीच में कैसा बना, ऐसा ही तो बना। तो यही बोलते हैं बाई कॉनकेव, ये शेप तो होते हैं। ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोक्राइट्स, इसी को हम लोग, मैंने पहले ही बताया, एरिथ्रोक्राइट्स के नाम से जानते हैं। मुझे पता है कि आगे वाली स्लाइड पे ये सारी चीजें लिखी हैं, और वहां पर लिख करके टाइम वेस्टेज करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए जो है मैंने कहा कि आप लोग अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही लिखते चलो, स्पेलिंग वगैरह यहाँ पर देख लो। इसे हम बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं एरिथ्रोक्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं सर, ये जो आपका आपने बताया कि इसे हम लोग एरिथ्रोक्राइट्स बोलते हैं, और इसका शेप आपने कुछ ऐसा ऐसा करके बता दिया। कह रहे हैं ना, आयरन रिच प्रोटीन, जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये क्या करता है, अपने ही साथ रखता है। यानी रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन सर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको सेकंड लाइन दिख रहा है, दिस कंटेन्स द आयरन रिच प्रोटीन्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन्स। अगर आप हीमोग्लोबिन्स को पढ़ो, और मैं अगर इसको हिंदी में लिखने चलूं, तो आप देखो, एक तो हो गया हीमो, और एक हो गया आपका हीमो, और एक हो गया आपका क्या है, ग्लोबिन। एक आपका हो गया ग्लो, अरे भाई लिखा तो जाओ सही से, एक हो गया आपका ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो देखिए आपका जो हीमो शब्द है ना, ये हीमो से मतलब है आपके आयरन से। ठीक है, आपके आयरन से मतलब है, ह्यूमो शब्द का जो लेना देना है वो आपका किससे है, आयरन से है। अच्छा, और जो ग्लोबिन होता है ना, इसका मतलब है आपके किससे, भाई साहब, प्रोटीन से। इसका मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल डीपली चल रहा हूँ, एक एक करके चल रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करते रहो। ये क्या है आपका, प्रोटीन से मतलब है इसका। तो हीमो का तो मतलब हो गया आपका आयरन से, ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन। इसीलिए यहाँ पर ऊपर वाले स्लाइड्स में आपको लिखा है कि दिस कंटेन्स द आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं, अच्छा ये चीज आपको समझ में आया तो भाई साहब, अब मैं बताऊं आपको एक चीज काफी मतलब सही चीज है। कहते हैं कि इंसान जो मेल होता है ना, उस मेल के अंदर में, यानी जो ग्लोबिन की मात्रा मैं बता रहा हूँ, तो मेल और फीमेल दोनों में ही मिलता है। तो भाई साहब, आयरन होता है मजबूत, ठीक है, तो ये रहा मेल, और ये रहा फीमेल। आयरन जो होता है लोहा, लोहा जो है सॉलिड होता है ना। तो जो मेल होता है, उस मेल के अंदर में 14 ग्राम पर क्या है, डेसी लीटर, इतना क्या मिलता है आपको, हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन कहने का मतलब आयरन मिलता है किसमें, मेल में। फीमेल में ही भाई साहब थोड़ा सा कम होता है, 13 ग्राम। फीमेल में क्या है, 13 ग्राम डेसी लीटर। डेसी लीटर कहने का मतलब आप एक ढक्कन, जैसे कि स्प्राइट का ढक्कन है ना, उस तरीके से ले लो, उतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब इतना, इस यही वजह है कि अगर आप
किसी मतलब एक बार एक मुक्का आप किसी लेडीज यानी फीमेल को एक मुक्का मारो और एक मुक्का आप किसी मेल को मारो, तो आप मारोगे सेम मतलब सेम फोर्स के साथ। ऐसा मतलब होता नहीं भाई साहब इस पे दम ज्यादा ताकत लगा दी, इस पे कम ताकत लगा दी, ऐसा नहीं करना है, आपको इक्वली मारना है। फिर भी जो फीमेल होगी ना वो घूसा खाते ही एक ही घूसन में जमीन पर बैठ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉलिडिटी रखने वाला चीज यानी आयरन की कमी है। क्यों? और वही एक घूसा खाकर मेल वाले को कम चोट लगेगी। बोलो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ग्लोबिन का, हाइमोग्लोबिन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, जिसमें आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि मेल और फीमेल में इनकी जो कमी के कारण क्या क्या चीजें होती हैं। तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में एंड 13 ग्राम पर डेसीलीटर जो है आपका फीमेल में मिलता है। अच्छा, इतनी बातें सर, बहुत बढ़िया चीजें आपने बताई है ना। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं इनके पास ना न्यूक्लियस नहीं होता, दे हैव नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, फिर कह रहे हैं दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो क्या है सर, ये तो बताइए। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपकी बॉडी जो है ना, बॉडी में जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में बीच में खोखला है, हड्डियों के बीच में खोखला है, ये तो आप जानते हो। एक बार बता दो, मुझे आवाज वगैरह जा रही है यार, बीच में थम्स अप कर दिया करो जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ सब कुछ ओके है ना। एक बार मुझे बता दो कि क्या है सब सिस्टम उस्टम। अच्छा, रिया सिंह कल लग रहा है मुझे नेटवर्क वगैरह इश्यूज होगा, इसलिए वो बार बार आ रही है और चली जा रही है। कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड होने के बाद देखेंगे। चलो ठीक है। हाँ सब सही है, चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। सर ये बोन मैरो क्या हो गया सर? तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है ना, अगर अपनी नहीं देखे हो तो ये तो चलो चिकन विकन खाते होगे या फिर कहीं चिड़िया उड़िया तो हमारे देखे होगे, तो देखते होगे कि जो उनकी हड्डियां है ना, हड्डियों के बीच में खोखला रहता है, ठीक है। उस खोखले के अंदर कुछ सामान भरा होता है ना, जो कि अगर आप चिकन खाते होगे तो ऐसा तो बोलूंगा, तो जो नहीं खाता होगा उसको तो गिना ही लग जाए, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। तो उनके क्या होता है, हड्डी, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के बीच में खोखला है, उस खोखले में क्या होता है, कुछ मटेरियल भरा होता है। तो बॉडी के बीच में जो हड्डियों के बीच में जो खोखला है, उस खोखले वाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो ये जो है ना रेड ब्लड सेल्स इसी बोन मैरो में पाई जाती है। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट, ठीक है। ब्लड में जितनी प्रकार की सेल पाई जाती हैं उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा इसी की पाई जाती है। लिखा है ना, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड। ब्लड में जितनी भी प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं सबसे ज्यादा अमाउंट में यही आरबीसी पाई जाती है। फिर कह रहे हैं कि आरबीसी काउंट 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज एमम क्यूबिक ऑफ ब्लड। कह रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो ये एक डाटा है जिसमें 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी जो है शरीर के अंदर में देखने को मिलता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं लाइफ ऑफ आरबीसी 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। ये चीज क्या है सर, ये चीज तो थोड़ा समझाइए मुझे, ये स्प्लीन क्या है? ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, 120 डेज तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो कह रहे हैं 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं और फिर जाकर के स्प्लीन में मर जाती हैं, स्प्लीन में जाकर के ये मर जाती हैं। अच्छा सर, कहने का मतलब जो स्प्लीन है ना, ये इनका एक कब्र जैसा है, या फिर कह लो आप यहाँ पर देखो कब्रिस्तान जैसा है ना। हाँ बिल्कुल सही आपने समझा, कोई कब्रिस्तान है जहाँ पर ये जाती है और वहीं पर मर जाती है। तो ऐसा आपने इंसानों को करते देखा है। इंसान कहाँ जाते हैं मर के? कब्रिस्तान में जाते हैं। ऐसे ही आरबीसी कहाँ जाकर मरती हैं? इंसान मर के कहाँ जाता है? कब्रिस्तान में। आरबीसी जाकर मरती है कहाँ पर? कब्रिस्तान में। थोड़ा सा अलग है ना, चलो समझना इस चीज को। फिर कह रहे हैं जहां जहां पर ये मरती हैं, आरबीसी मरती है, वहीं एक चीज और, मैं अगर स्प्लीन के बारे में अगर आपको एक चीज और बताऊं तो इसे तो आपने कब्रिस्तान कह दिया, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार हो। फिर मैं कह रहा हूँ ये जहां पर मरते हैं, यानी ये स्प्लीन में जहां पर मरती हैं वहीं पर ये सुरक्षित भी रहती हैं। सर अब तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई साहब मरेंगी वहीं, अब मर करके सुरक्षित कैसे हो गई? सुनो तो पहले पूरा मटेरियल। कह रहे हैं ये वहीं पर सुरक्षित भी रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये गए और जाते ही मर गए, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? फिर सब कहते हैं कि अगर किसी के शरीर में अचानक चोट लग जाए
तो चोट लगने पर उसको क्या है, अतिरिक्त मात्रा में जो ब्लड की आवश्यकता होती है ना, तो यहाँ से ये आरबीसी और ब्लड पैदा करके वहां तक जाते हैं जहां पे चोट लगी हुई होती है। यानी अचानक से अगर चोट लग गई तो ये आरबीसी और ब्लड जो अतिरिक्त मात्रा में चाहिए होता है वो यहीं पर बनता भी है ना। यानी कि जो आरबीसी इनके पास गया था, क्या हो गया, आवाज वगैरह कुछ दिक्कत हो गया क्या, वीडियो रुक गई मेरी, आवाज सही है, आवाज जा रही है, मेरी आवाज जा रही है, वीडियो जा रही है वीडियो, हाँ वीडियो रुक गया, अच्छा वीडियो रुक गई है। तो आओ देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा कि लाइफ साइकिल की बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि 120 दिन तक ये क्या होती हैं, आरबीसी जीवित रहती हैं, और उसके बाद जब इनके मरने का टाइम आता है ना, तो ये स्प्लीन में जाकर के मर जाती हैं। तो स्प्लीन को इसीलिए, क्योंकि जहाँ कोई जाकर के मरता है जिस जगह पर, वो जगह को हम कब्रिस्तान बोलते हैं, है ना, या फिर कब्र बोलते हैं, जिसमें कोई चीज जाकर के मरता है। तो ये स्प्लीन क्या हुआ कि वहां पर जाकर के मर गया। इसके बाद हम कह रहे हैं कि जहाँ ये आरबीसी मतलब स्प्लीन का एक काम तो ये हुआ, एक दूसरा काम जिसे हम बोलते हैं कि आरबीसी जहां जाकर मरती है ना, वहीं पर क्या होती है, सुरक्षित भी रहती है। सर ये बात जरा आप मुझे फिर से समझाइए कि सुरक्षित कैसे रहती है वहां पर जाकर के। तो मैंने कहा कि मतलब ऐसा है कि, एक मिनट, आवाज वगैरह सब जा रही है ना, हाँ सब कुछ ओके है, चलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जहां पर जाती है, मतलब जहां पर ये गई, अब मतलब स्प्लीन में गई और स्प्लीन में ही ये फिर मरेगी। मरने के साथ साथ मैं कह रहा हूँ ये वहीं पर सुरक्षित भी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जाते ही बस मर गई, है ना। कहते हैं कि अगर किसी इंसान को चोट लग जाता है, सडनली कोई चोट लग गई, तो चोट लग गई, अब वहां पर अतिरिक्त मात्रा में ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये जो होता है स्प्लीन, खुद से ही आरबीसी और ब्लड का फॉर्मेशन करके ये वहां पर उसे पहुंचा देता है। यानी अतिरिक्त ब्लड की जब जरूरत पड़ती है तो वो कौन देता है, स्प्लीन देता है। यहाँ पर आरबीसी और ब्लड ये उस कंडीशन में खुद से ही पैदा कर देती है, पैदा कर देती है। इसका मतलब सर, जो आरबीसी इसके पास गई थी पहले मरने के, मतलब मरने के लिए, ये उस आरबीसी को क्या था, स्टोर करके रखी हुई थी। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एनर्जी इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं। इमरजेंसी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्प्लीन को इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं। इमरजेंसी में जब ये हमें जरूरत पड़ता है, तो ये हमें ये क्या होता है, इमरजेंसी में जब इसकी जरूरत पड़ती है ना, तो ये हमें वापस से दे देता है कि लो भैया, अब तुम इसे जो है यूज में ले लो अपने, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। अच्छा, ये बात हमने समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जहाँ ग्रेवयार्ड का ही मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी जहां पर कोई जाकर के मरता है। तो मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी इसका रोल समझा दिया है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हमने समझना है, वो क्या है, वो देखिए आप इधर, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का फंक्शंस देखिए, मैंने इसको पहले भी समझा रखा है, आरबीसी का फंक्शंस कि क्या होता है आरबीसी का फंक्शन। तो आओ बताता हूँ। आरबीसी देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे ब्लड में, शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, आयरन, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, ये सब कुछ मैंने कुछ देर पहले ही बताया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि, अब मैंने ये भी बताया कि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेमा एंड प्रोटीन। हेमा का मतलब होता है आयरन, है ना, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये क्या करता है, हेमा आयरन और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, तो ये हमें आयरन और प्रोटीन जो है उपलब्ध कराता है शरीर के अंदर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आरबीसी का क्या काम है। तो देखिए, हमारे शरीर में मौजूद है क्या, ग्लोबिन। ये ग्लोबिन हमारे शरीर में जब यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये उस ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ये चीज को मैंने पहले भी बता रखा है, बट फिर से आप सुनो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचा, फेफड़ों तक पहुंचा। फेफड़ों तक पहुंचा, और वहां पर क्या होता है, फेफड़ों के पास लगातार एयर का आना जाना बना होता है। मतलब फेफड़े के लिए एयर क्या है, बहुत ही भरोसेमंद चीज है कि इसको हमेशा अंदर बाहर आने की अनुमति है। तो इसने क्या किया, उसी एयर को, फेफड़े को क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, और वहां से क्या ले लिया फिर, भाई इसने कुछ दिया है तो वो भी बड़ी हुई मेहरबान, कौन, फेफड़ा।
फेफड़े ने क्या किया, इसे कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा दे कि जा तू भी मस्त रहे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका काम, आरबीसी का काम क्या हुआ, ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और शरीर में ट्रांसफर करना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कुछ करने का काम किसका है, आरबीसी का है। सिंपल भाषा में, यानी ऑक्सीजन का विनिमय करना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम किसका है, आरबीसी का है। आरबीसी ही इस काम को करके, यहाँ पर लिखा है हीमोग्लोबिन इन आरबीसी पिक अप ऑक्सीजन इन द लंग्स टिश्यूज बाय फॉर्मिंग अ केमिकल कंपाउंड विथ इट, है ना। दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू द टिश्यूज वेयर इट इज यूज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। दिस इज it can combine with carbon dioxide which is produces in these reactions and return to the lungs with the heart where the cycle start again। यही सारी चीजों को मैंने समझा दिया, फेफड़े तक गया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, चलते बना, ठीक है। तो ये चीज था। देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताना वाला था, कहाँ गया वो चीज भाई साहब, हाँ ये रहा, RH फैक्टर। सर बीच की स्लाइड गायब क्या, वो नहीं बताओगे, बताऊंगा, पहले RH फैक्टर समझते हैं, जिस पे ही आज का हमारा ये टॉपिक था कि ब्लड ग्रुप को कैसे पहचाने। ए ब्लड ग्रुप क्या है भाई साहब, बी ब्लड ग्रुप क्या है, और मुझे ये भी पता है कि आपको सिर्फ 4 ही ब्लड ग्रुप का नाम भी पता होगा, ए बी और ओ, है ना। और मेरा खुद का भी, मेरे पूरे परिवार में एक लोग का चेक नहीं है, लेकिन जब 6 में से 5 लोग को है तो वो एक भी ओ ही होगा, क्योंकि मेरा खुद का भी ब्लड ग्रुप ओ है। तो आइए समझते हैं क्या है ये ब्लड ग्रुप, क्या है ये RH फैक्टर, ठीक है। तो RH फैक्टर पढ़ने के लिए यही आज का काफी इंपॉर्टेंट था, यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है। तो कह रहे हैं आरबीसी के ऊपर, अब आप समझिए क्या समझना है सर। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा, और इसी के ऊपर मैंने टॉपिक भी रखा था आज का, है ना। ये देखिए जरा सा, क्या सर दिखाइए तो सही, ये जो आपका गोल गोल सा है ना, गोल गोल सा, ये है आपका आरबीसी। और आरबीसी के ऊपर किसी पे टावर दिख रहा है, किसी पे लॉलीपॉप दिख रहा है, किसी पे टावर और लॉलीपॉप दोनों ही दिख रहा है, तो किसी पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कांटे नुमा संरचना ही दिख रही है। सर इसका मतलब क्या है, अरे यही तो समझ लिए तो समझो पूरा काम खत्म हो गया, यही चीज तो समझना ही है हमने। अच्छा सर तो जरा समझाइए सर। तो ठीक है तो सुनो, आरबीसी के ऊपर ये जो गोल गोल है यही है आरबीसी। आरबीसी के ऊपर दाने जैसी संरचनाएं जो होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि हम तो लॉलीपॉप और जो है टावर करके समझ लेंगे, लेकिन एग्जाम में आ गया तो लॉलीपॉप टावर लिख के आ जाएंगे, तो फिर लॉलीपॉप टावर वाला नंबर भी मिल जाएगा, है ना। इसलिए लॉलीपॉप टावर तो समझने के लिए समझ लो, लेकिन जो है इसका नाम जानते रहो। ये जो दाने जैसी संरचनाएं निकली है ना पूरे पूरे आरबीसी के ऊपर, इसे हम बोलते हैं एंटीजन। तो कह रहे हैं जिसके ही आधार पर क्या किया जाता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। जी सर। अगर अब देखिए ये जो आरबीसी है पहला वाला, ठीक है, ये है आर बी सी, ये जो गोल गोल सा है ना यही है आरबीसी, गोल गोल सा। तो ये आरबीसी के ऊपर ये जो आपको कांटानुमा संरचना दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं एंटीजन। तो अगर किसी आरबीसी के ऊपर ए ग्रुप वाला एंटीजन लगा हो तो उसे हम बोलते हैं, ए एंटीजन लगा हो अगर किसी आरबीसी के ऊपर, अगर ए एंटीजन लगा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कहते हैं भाई साहब ब्लड ग्रुप ए है इनका। अच्छा सर, अगर किसी आरबीसी के ऊपर लॉलीपॉप, अरे ना लॉलीपॉप ना कहो, इसको बोलो किसी आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन लगा हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। सर ये ए बी का डिसीजन कैसे हुआ, सर मतलब आप इनके चक्कर में ना फंसो, आप वो चीज पढ़ो जो चीज ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बहरहाल अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया भी है तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक ये थे, कौन थे, लैंड स्टीनर, ठीक है, इनका नाम है लैंड स्टीनर। ये देखिए आपको लिखा है 1940 में इन्होंने इसे इसके बारे में बताया था, आरएस फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया था, और यही रिसर्च करके इनका नाम ए जो है ए बी है ना एंटीजन, इन्होंने ही दिया था। तो अब ये क्या किए थे, इनका क्या कॉन्सेप्ट था,
वो तो आप यही जाने, लेकिन जो है बस आप ये समझो कि आप कैसे पढ़ सकते हो इन चीजों को। इन्होंने बता दिया इसका नाम AM। मेरे ख्याल से इन्होंने देखा होगा कि इस आरबीसी के ऊपर ना कुछ कुछ चिपका चिपका सा कुछ कुछ संरचनाएं अलग अलग दिख रहे हैं, तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए ही इन्होंने AB वगैरह का नाम का यूज किया है। ठीक है, कोई ये A वाला कह दिया, कोई B वाला। देखो आपको थर्ड वाला AB दोनों ही दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको टावर वाला भी दिख रहा है जिसे हमने A एंटीजन कहा था, और ये लॉलीपॉप वाला भी दिख रहा है जिसे हमने B एंटीजन कहा था, है ना। तो ये अलग अलग इंडिकेशन के लिए इन्होंने इस सिंबल का यूज कर लिया। ठीक है, तो आओ, तो मैंने कहा एक ऐसा आरबीसी जिसके ऊपर ए एंटीजन लगा होगा, हम बोलेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ ब्लड है, ब्लड ग्रुप ए है ये। अगर किसी एंटीजन के ऊपर बी वाला, ये रहा बी एंटीजन लगा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। अगर किसी आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों ही एंटीजन लगा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। तो भाई साहब अब एक क्वेश्चन है, क्या जो ये आपका, अच्छा नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी देखो किसी आरबीसी के ऊपर अगर कोई भी एंटीजन ना लगा हो, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। और मैं उसी में कहूँ, मेरे वाले एंटीजन्स के ऊपर कोई भी, मेरे वाले आरबीसी के ऊपर कोई भी ब्लड ग्रुप वो नहीं लगा हुआ है एंटीजन्स। ठीक है, इसीलिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। मेरे घर में सभी का ब्लड ग्रुप ओ है, सिवाय एक सिस्टर को छोड़कर, उनका चांस नहीं हुआ है। बाकी 6 लोग हैं, तो 5 का है तो उनका भी ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। इसे बोलते हैं सर्वदाता। हम लोग ना चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आने लग गया होगा कि ऐसा क्यों है कि हम लोग किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। स्ट्रक्चर देख करके समझ में आता होगा, है ना। ये चलो ये एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि क्यों ऐसा है कि हम लोग दे सकते हैं, ये आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में खोज खाच के बताना। ठीक है, या जिसको भी इसका आंसर पता होगा तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना कि हम लोग क्यों, यानी ओ वाला ग्रुप वाले क्यों सबको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, मतलब ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, ये बात हुई। फिर सर, तो आपने बता दिया ब्लड ग्रुप पहचानना, बता दिया, है ना। इसके बाद आती है बात RH फैक्टर। सर ये चीज क्या है, तो अब आप समझिए। मान लीजिए कि ये है आपका कोई, ये रहा आपका जो है एक आरबीसी है। भाई साहब थोड़ा अच्छे से बन जाओ। अच्छा, बनाना ही क्या है सर, आप ना यहाँ से उठा लो, ये लो मैंने उठा दिया। ठीक है, चलो ये रहो, ये रहा, है ना। चलो ये उठा लिया, ये उठा लिया, और ये उठा लिया, मान लो ये। और इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ अगर कराऊं, तो ये देखिए। ठीक है, चलो, है बनाने से फुर्सत, चलो ठीक है। आपको दिख रहा है ये सारी चीजें। अब देखो, ये वाला जो आपका पहला वाला है ना, मान लो आपके पास ये कोई ऐसा था जो क्या था, जिसके ऊपर टावर लगा हुआ था, यानी कि कहने का मतलब ये ब्लड ग्रुप ए था, है ना। यानी ये क्या था, ए वाला ग्रुप वाला था, यानी ब्लड ग्रुप ए, है ना। चलो ए ग्रुप, ठीक है, चलो ये ब्लड ग्रुप ए था। अगर मैं इसी ब्लड ग्रुप ए में, ये लो टावर लगा हुआ है, इसी ब्लड ग्रुप ए में, ये रहा ए, इसी ब्लड ग्रुप ए में मैं क्या कर दूं, यहाँ पर एक और टावर लगा दूं। इस टावर का सिंबल कुछ ऐसा है, जिसे बोलते हैं ना, वो वाला क्रिश्चियन वाले में है ना, बोलते हैं, है ना, ईसा मसीह वाला, वही। अगर मैं ऐसा लंबा सा करके प्लस जैसा निशान लगा दूं, तो ये तो था ब्लड ग्रुप ए, इसीलिए ए वाले को हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए प्लस, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। देखो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझो, मजा आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस ब्लड ग्रुप। ऐसे ही अगर इसी ए टावर वाले में, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले में अगर ना लगा हो, क्या ना लगा हो, RH फैक्टर ना लगा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप। बात समझ में आई। सेम इसी प्रकार से अगर आप ये बी वाला ले चलो, बी वाले की बात अगर आप करते हो, ठीक है, तो लो उसका भी यही कर लो ना, क्या दिक्कत है। ये रहा आपके पास एक, ये रहा आपके पास दो,
ये रहा आपके पास 3। तो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ सर, इस बात को समझिए। 1 मिनट, ये देखिए, हाँ, तो ये रहा, ये आपको मैंने ऐसे 2 यहाँ पर बांट दिया। ठीक है, चलो बांट दिया। इसके बाद क्या करना है, मैं पेन उठा रहा हूँ, पेन उठा करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर ये रहा आपका कौन सा, लॉलीपॉप वाला, यानी इसके ऊपर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे ऐसे लॉलीपॉप लगा हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, ये तो ब्लड ग्रुप बी वाला हुआ, यानी ब्लड ग्रुप बी है ना। तो ये ब्लड ग्रुप बी वाला हुआ। अरे भाई साहब, ऐसा आरबीसी जिसके ऊपर लॉलीपॉप लगा हुआ हो, लॉलीपॉप लगा हुआ कहने का मतलब एक बी वाला एंटीजन लगा हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बी वाला ब्लड ग्रुप, है ना। अब क्या कर रहे हैं, तो इसी बी वाले ब्लड ग्रुप के ऊपर, क्या ये बी वाला ब्लड ग्रुप है ना, इसी के ऊपर अब अगर वो लग जाए, RH फैक्टर लग जाए, तो सर अब तो समझ गए होंगे, इसको हम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं, बी पॉजिटिव। और अगर इसी लॉलीपॉप वाले के ऊपर कुछ न लगा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। बोलो, मजा आया ये कॉन्सेप्ट समझ के, काफी इंटरेस्टिंग था। तो अब दिया क्वेश्चन, जरा बता दो मुझे कि क्या जो ये O वाला है, O वाला, इसके ऊपर भी RH फैक्टर का समझो ये सिंबल ही है, ये रहा ऐसा और ये रहा ऐसा, क्या RH फैक्टर इस O ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर भी लग सकता है क्या, लग सकता है क्या, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। ठीक है, हाँ, उस पर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर एंटीजन रहेंगे तभी लगेंगे, एंटीजन नहीं है तो नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर भी लग सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, O प्लस ब्लड ग्रुप और O माइनस ब्लड ग्रुप, ये भी हो सकता है। तो सर क्या इस AB वाले पर भी लग सकता है, ब्लड ग्रुप AB वाले पर, है ना, लग सकता है कि नहीं, इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ब्लड ग्रुप AB वाले पर हमारा ये RH फैक्टर लग सकता है या नहीं लग सकता है, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, खोज खाज लेना कहीं से। तो देखो, हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, हमें समझ में नहीं आता था। और कहने का मतलब, हमने अभी तक समझा था कि बस ए बी और ओ, यही 4 ब्लड ग्रुप होते थे, लेकिन आज हमने देखा ए से क्या बना आपका A प्लस A माइनस, बी से B प्लस B माइनस, ओ से O प्लस O माइनस, है ना, 2 2 4 2 6, है ना। और अभी आपको मैं बस इतना हिंट देना चाहता हूँ कि 8 ब्लड ग्रुप जो है हम लोगों ने, अगर इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमने पढ़ रखा है, हिंट है, एक तरीके से समझ लेना इस चीजों को, कि हमने 4 की जगह 8 ब्लड ग्रुप पढ़ रखा है। तो सर अगर कोई कह दे कि भाई साहब मेरा ब्लड, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो फटाक से। अगर किसी ने कह दिया कि भाई साहब मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो मैं कहूँगा ऐसा है भाई साहब, आपको नॉलेज थोड़ा कम है, बी ब्लड ग्रुप कुछ होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी देर से तो आप बता रहे थे बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, बी पे अगर ये लगा तो वो, बी पे वो लगा तो वो। मैंने कहा हाँ हाँ सही है, तो ये तब तक था ना जब तक लोगों को नॉलेज नहीं थी। जरा आओ इधर देखो, फिर से वही वाले स्लाइड पे चलते हैं, ये है ना, ये देखिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये 1940 है ना, यानी 1940 के पहले तक चलता था, बी ब्लड ग्रुप है मेरा। तो क्योंकि RH फैक्टर का उस समय खोज नहीं हुई थी, क्योंकि लिखा है ना, RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड इन 1940 बाय लैंड स्टेनर एंड एएस, क्या है, एएस वेनर। ठीक है, एएस वेनर, ये 2 साइंटिस्टों ने 1940 में क्या किया, इन किस चीज का, RH फैक्टर की खोज करी। तो जब RH फैक्टर की खोज हो गई तो हम सिर्फ इतने में बच लें कि मेरा ब्लड ग्रुप तो बी है, तो गलत है, ऐसा नहीं है, आपको नॉलेज कम है। पहले जाओ नॉलेज कलेक्ट करो, फिर बताओ मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ के मजा आया होगा आज तो, है ना। हाँ चलो ठीक है, मजा आ गया है। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या आज और कुछ भी है सर, और कुछ लाए हो क्या आप। देखो ऐसा है कि अगर मैं
एक ही दिन में सब पढ़ा दूँ तो काम हो जाएगा फिनिश। लेकिन ये काफ़ी मस्त चीज़ें थी जो मैंने आज आप लोगों को बताया, है ना? और अच्छा लगा हो ये चीज़ तो मुझे ज़रूर जो है बता देना, है ना? यूट्यूब पे ही कमेंट करके वहाँ पर बताना, या यहाँ पर भी आप लोग बोल ही सकते हो, तो जैसा भी रहे, ठीक है? चलो, तो ठीक है, आज के लिए यही, इसी ब्लड ग्रुप पे अपना-अपना ब्लड ग्रुप जो है सब लोग मुझे भी बता देना भाई, मैंने बताया अपना, अगर पता होगा तो बताना, है ना? और इनके बारे में थोड़ा और इधर-उधर से स्टडी कर लेना, ठीक है? और मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसका मुझे ज़रूर आंसर बताना, क्या एबी ब्लड ग्रुप एबी पर भी एंटीजन ब्लड ग्रुप एबी पर भी आरएच फैक्टर लग सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो ठीक है, और एक बात, चलो मुझे वहाँ एक बात ये कि यूट्यूब पे ना लाइव यहाँ पर जो एक लिमिटेशन है 40 मिनट या फिर जितना भी लिमिटेशन है, तो मैं इस लिमिटेशंस के अंदर में मुझे दिक्कत होती है कि आऊँ फिर जाऊँ वापस से आईडी लॉगिन करूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से यूट्यूब पे आ जाए। यूट्यूब पे लाइव आने का मतलब टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जब तक चाहो तब तक खींच सकते हो, ठीक है? तो वो कैसे होगा? वो तो ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मैं स्कूल टाइम में लिया करता था लाइव क्लासेस, लेकिन वो लीगल तरीका नहीं है। वो लीगल तरीका नहीं है, मैं चाहूँ तो उससे अभी भी लाइव आ सकता हूँ और घंटों पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो लीगल तरीका नहीं है। इसलिए मैं लीगली आना चाहता हूँ, और लीगली कब आते हैं हम लोग? 1K होने के बाद, सब्सक्राइबर आपके 1K होते हैं उसके बाद। तो फटाक से जल्दी जल्दी इधर उधर जैसे भी करो 1K पहुंचाओ, ताकि जो है फटाक से यूट्यूब पे लाइव आया जाए, उसके बाद बेहतरीन तरीके से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ, जो जो लोग भी यहाँ पर इस लेक्चर को पूरा देख लेते हो, वो लोग क्या किया करो, यूट्यूब पे जाने के बाद पूरे लेक्चर को दोबारा से देखा करो। नोट्स बन गई है, बहुत अच्छी बात है, दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जा करके दोबारा से सिर्फ वीडियो को पूरा देखा करो, चालू करके भाग मत जाया करो, पूरा देखो उस वीडियो को, है ना? इससे क्या होगा, जब पूरा समझोगे, सिर्फ समझना है भाई साहब, नोट्स को बनाना नहीं है। जब समझोगे तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, हो गया आज के लिए, बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।